राजस्थान फोरम की आज की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। डेजर्ट सोल, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये राजस्थान फोरम का छोटा सा प्रयास है। आईटीसी राजपुताना के साथ मिलकर श्री सीमेंट्स इसके मुख्य प्रस्तुतकर्ता है और इसमें हम ऐसे कलाकारों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जो राजस्थान की मिट्टी से जिनका ताल्लुक़ है और उन्होंने देश विदेश क्या हर जगह अपनी कला के दम पर अपना नाम, राजस्थान का नाम, हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर लाइक हुसैन साहब। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए डॉक्टर लाइक हुसैन साहब का। डॉक्टर लाइक हुसैन जी से बात करेंगे हमारे राजस्थान फोरम के मेंबर अशोक राही जी। इससे पहले कि हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करें, राजस्थान फोरम का एंथम आपके सामने हम प्ले करना चाहेंगे। फोरम का एंथम, जिसको कि कॉन्सेप्चुलाइज करा है श्री संदीप भुटोरिया जी ने और कंपोज करा है पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब ने, और ये कुछ समय पहले ही रिलीज़ हुआ था। जल्दी से सर्वेश जी को रिक्वेस्ट करूँगी, 2 लाइनें हमारे जो लोग यहाँ पर अब एंथम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करिए। सर्वेश जी कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं राजस्थान फोरम के।
फिर इन्होंने मेरे को बुला लिया। मैं क्या पर्दे के पीछे रहने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ये हम लोगों ने तैयार किया था और बड़ा ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट था कि इसमें कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सके राजस्थान फोरम का एक परिचय जा सके। दिस इज़ नॉट राजस्थान, दिस इज़ राजस्थान फोरम, क्योंकि राजस्थान कहने में तो बहुत बड़ा व्यापक रूप हो जाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि भी हमारा एक शीर्षक गीत हो जो कि हमारी पहचान बन सके। तो हमारे सदस्यों को लेकर हमारे पास इस समय राजस्थान फोरम में 31 हीरे मोती हैं जो राजस्थान के चुने हुए हमने, उसमें से 10 पद्मश्री हैं, 2 पद्म भूषण हैं, और उसके अलावा बाकी जितने सदस्य हैं उनको कभी भी पद्मश्री दिया जा सकता है। इस कैडर के हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि इस फोरम के सदस्य नहीं है लेकिन उनका पूरा आशीर्वाद हमको रहता है। लोकेश साहिल साहब जैसे लोग यहाँ पे हैं, हमारे कलानेरी से आए विजय शर्मा भाई साहब हैं, पवन सुराना जी हैं, कमला पोद्दार मैडम हैं, सब लोग मतलब ये हमारे राजस्थान फोरम के लायक ही हैं सब लोग। और एक तरीके से पैटर्न है ये लोग, हम इनको मानते हैं अपना, क्योंकि समय समय पर हम इनसे सबसे गाइडेंस भी लेते रहते हैं और बड़ा अच्छा गाइडेंस मिलता है। तो ये जो इसका तेरा कॉन्सेप्ट था, इसका विश्वमोहन जी ने इसको तैयार किया था। और ये आप मानिए कि कोरोना जैसे विकट काल में इसकी जो ऑडियो तैयार की गई थी, विश्वमोहन जी ने सबसे उसमें वी ट्रांसफ़र के जरिए एक पीस मंगवाए अपने पूरे, और फिर उसको इन्होंने इस तरह से संयोजित करके और एक इस तरह से गीत बनाया जैसे कोई एक साथ ही सब गा रहे हों। और सबका सहयोग रहा, मधु भट्ट जी ने इसमें ध्रुपद भी रखा है, तो इसमें हमारा जयपुर फोक भी है, सब तरह की विधाएँ आपने देखी होंगी आएंगी। फिर इस पर संदीप भूतड़ जी ने ये किया कि भाई अब क्या किया जाए। पहले तो ये विचार बना कि इसमें कुछ राजस्थान को दिखाया जाए, वो किया जाए। फिर हमने कहा कि भाई हम जब राजस्थान फोरम के लिए बना रहे तो क्यों नहीं राजस्थान फोरम को ही इसमें जीवंत किया जाए। तो फिर सारे मेंबर्स को 30 मेंबर से कोऑर्डिनेशन करके उन सबको जी स्टूडियो राजस्थान के जो सीतापुरा में, वहाँ पर बॉम्बे से बहुत ही महंगे सिनेमेटोग्राफर्स संदीप भूतड़ा जी ने भेजे जो कि बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। इस तरह के पूरी टीम आई थी, पूरा क्रू आया था जिसने कि 3 दिन यहाँ पर किया, आपने पड़ाव किया और फिर वहाँ पर इसकी शूटिंग की। और उसके इस आधार पर फिर इसको ये जो भी कुछ बना है ये आपके सामने है। और मैं अशोक राय जी से निवेदन करूंगा कि लेगो सेन साहब का अभिनंदन करें। और इंट्रोडक्शन दे देती हूं मैं जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। डॉक्टर लायक हुसैन साहब, आपने 25 नाटकों में अभिनय, लगभग 75 नाटकों की परिकल्पना, 60 नाटकों का निर्देशन करने के अलावा बच्चों और बड़ों के 25 नाटक लिखे हैं। और इनका बायोडेटा कोई 4-5 पन्नों में आता है, तो आप सोच सकते हैं कि इनका जो काम है वो कितना ही फैला हुआ है और कितना सारा काम किया है। डांग, सिद्धि और भील आदिवासियों के साथ विशेष कार्य पर नाट्य प्रस्तुतियां तैयार की हैं। 30 वर्षों से उदयपुर के भील आदिवासियों के साथ गवरी शैली में कार्य कर रहे हैं तथा इस शैली में अनेक नाटक भी तैयार किए हैं जिनका देश के सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह में मंचन हुआ है। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, स्पेशली डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे सम्मान, पाटलिपुत्र सम्मान, अमन सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, डॉक्टर चतुर्भुज सम्मान के साथ आपको 14 अगस्त 2015 को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एट होम कार्यक्रम में राजकीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनसे बातचीत करेंगे राजस्थान फोरम के मेंबर अशोक राही, जो अपने आप में ही इतने पॉपुलर कॉपीराइट, प्ले राइट, कॉलमिनिस्ट और बहुत अच्छा काम करते हैं इसी क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। शुक्रिया अपरा जी। आप भाई का परिचय, और भाई कोई परिचय के मोहताज हैं भी नहीं। सब लोग इनका काम, सारा देश, सारा राजस्थान, सारे रंगकर्मी इनका काम जानते हैं। तो मैं अब परिचय के बाद से मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, एक नहीं 2-3 सुनाऊंगा। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। मेरे ख्याल से ये 2 शेर सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा नहीं आया, इसलिए एक तीसरा और सुना देता हूँ।
चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खुतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। आप कहेंगे कि क्या 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 कारण है, आप ये क्यों सुना रहे हैं? दोस्तों, ये तीनों शेर सृजन से जुड़े हुए हैं और ये तीनों शेर जो मैंने आपके सामने यहाँ पे कहे हैं, लईक भाई की जिंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। पहला शेर था कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, अब जरा ध्यान से सुनिए, रोमांटिक नहीं है ये, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। रंग कर्म लईक भाई की जिंदगी में शामिल है। एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। कला, सृजन और इतनी बड़ी फहरिस्त अपरा जी ने जो आपके बायोडेटा की जो पढ़ी, वो तो बहुत कुछ नहीं है, एक आदत सी बन गई है। संस्कृति, कला, रंग कर्म, लेखन, ये इनकी जिंदगी की, लईक भाई की जिंदगी की आदत बन गई है। और फिर उसके बाद यही कि चंद तस्वीरें बुता, आदमी जब कोई सृजनकार जब इस दुनिया से जाता है तो उसके यही सृजन, यही कला उसके बाद बचती है, जो सदियों तक नई पीढ़ी को, लोगों को बहुत उत्साह और आशाएं देती है। दोस्तों, मैं मेरे बहुत पुराने मित्र लईक भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ। राजस्थान फोरम की तरफ से वो आप आए यहाँ पे और हमसे बातचीत कर रहे हैं। अपना जो इनसे मित्रता का सिलसिला है बीच बीच में आता रहेगा। मैं सबसे पहले जो एक सवाल है वो पूछता हूँ कि आप कैसे इस कला क्षेत्र में कैसे आए? आपका बैकग्राउंड ये नहीं था, कैसे कैसे आए, क्या क्या हुआ? नमस्कार। सबसे पहले तो राजस्थान फोरम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं इस लायक नहीं हूँ ख़ासकर इस बड़े मंच के लिए, लेकिन आपका आभारी हूँ। हाँ, मेरा बैकग्राउंड जो है बिल्कुल आर्ट फील्ड से नहीं था। मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, जिसमें आर्ट एंड कल्चर की बात भी नहीं होती थी। और जिस वक्त मैंने थिएटर शुरू किया तो मेरे ख़ानदान में, मेरे अभी फैमिली के काफ़ी लोग हैं, मेरे ब्रदर वगैरह यहाँ बैठे हैं, मेरे से छोटे हैं, शायद उनको पता नहीं होगा। जब मैंने थिएटर शुरू किया तो ये कहा जाने लगा कि ये हमारा पेशा नहीं है और ये शख्स जो है हमारे ख़ानदान का नाम बदनाम कर रहा है। इसलिए बहुत लोगों ने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया था। हाँ, लेकिन एक शख्स थे जिन्होंने बड़ी दबी ज़ुबान में मुझे कहा कि बेटा ऐसा कहा जा रहा है तो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? वो थे मेरे फादर। तो मैंने उनको कहा मुझे सुकून मिलता है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि फिर आप इसको जारी रखो, जो होगा देखा जाएगा। बाकी ख़ानदान के लोग अगर आपको नापसंद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। और मुझे वो अभी भी याद आता है कि कई बार क्योंकि रविंद्र मंच पे उस वक्त का दौर बिल्कुल अलग था। रात को 12-12, 1-1 बजे तक रिहर्सल्स हुआ करती थी और जब मैं घर जाता था तो मेरे वालिद साहब मेरा इंतज़ार किया करते थे और जब मैं पहुंचता था तो खाना गर्म करते थे और हम दोनों बैठकर खाते थे। कहते बेटा आ गया, चल साथ में खाना खाते। तो बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। और दोस्तों, वो सिलसिला रविंद्र मंच से चला, एनएसडी में गया, पश्चिम अंचल सांस्कृतिक केंद्र में गया और अब इन दिनों लोक कला मंडल उदयपुर में आप लगातार काम कर रहे हैं। और इतने सारे नाटक, 50 नाटक किए आपने, नाटक लिखे हैं। लेकिन लईक भाई का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और वो है लोक नाट्यों में काम करना, जिसमें आपने डॉक्टरेट भी की, पीएचडी भी की है। तुर्रा कलंगी
और गवरी। मैं राजस्थान सिद्धि की बात मैं नहीं करूँगा, वो अपने प्रदेश से बाहर हैं, लेकिन तुर्रा कलंगी और गवरी ये दो बहुत महत्वपूर्ण लोक नाट्य हैं अपने राजस्थान के। और दुर्भाग्य ये है कि इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लेक भाई से बात हो रही थी कि किस तरह साइकिल से उदयपुर से ये भीलों के बीच में जाते थे। वो अपने गवरी का जब उनका एक अनुष्ठान होता है उस लोकनाट्य में, वो किसी को आने नहीं देते। लेकिन ये सारी बातें आप लईक भाई के मुंह से सुने तो ज़्यादा अच्छा है। लईक भाई, बात 1987 की है। गुलाबो जी यहाँ बैठी हैं, पता है इनको कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र 85 से 86 के बीच बने थे, 7 जोनल कल्चर सेंटर बने थे और काम का बड़ा प्रेशर हुआ करता था, क्योंकि उन जोनल सेंटर्स का उस वक्त में जो काम का तरीका था सीधा इंस्ट्रक्शन पीएम हाउस से आता था, अब ये करना है वो करना है, और हम लोग बस जिस तरीके से गाड़ी पे सवार रहते हैं उस तरीके से सवार रहते थे। लेकिन एक जुनून था, और जुनून ये था कि मैं उदयपुर गया ही शायद इस वजह से था कि मैंने सामर साहब के बारे में बहुत सुना था और उनके काम को बहुत जानने की उत्सुकता थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया, क्योंकि मैं 87 में उदयपुर पहुंचा और 81 में वो स्वर्गवास हो गया था उनका। और जब मैं यहाँ 70s में 76 78 में, हालांकि 78 में मैंने थिएटर शुरू किया था, तब उदयपुर थिएटर के बारे में बहुत पढ़ा करता था अखबारों में। ख़ासकर सेवा मंदिर एमेचर ड्रामेटिक सोसाइटी हुआ करती थी और उसमें भानु भारती जी, शैल चोयल साहब, रिजवान ज़हीर उस्मान, क़य्यूम अली बोहरा, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ जयपुर के अखबारों में आते थे। तो जैसे ही मुझे अवसर मिला कि उदयपुर जाना है तो मैं दौड़ा वहाँ, और तब तक मुझे गवरी के बारे में पता नहीं था। तो हमारी पहली डायरेक्टर थी मैडम अदिति मेहता, तो उन्होंने कहा आप थिएटर भी करो और कुछ ऐसा काम करो जो बिल्कुल अलग हटके हो, क्योंकि ये एक ट्राइबल बेल्ट है तो ट्राइब्स में कुछ होना चाहिए। तो भील ट्राइब्स जो है वो गवरी करते हैं और वो एक अनुष्ठानिक थिएटर फॉर्म है, और मैं ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है वर्ल्ड में सबसे बड़ी अगर कम्युनिटी थिएटर की मिसाल दी जाए तो गवरी है। उससे बड़ी कम्युनिटी थिएटर की मिसाल हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया और मेरे साथ बड़ा अच्छा था कि मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ। वो ये कि मेरे बारे में ये कहा जाता था कि ये बड़ा अजीब व गरीब आदमी है, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन मैडम थी। अगर कोई 9:55 भी आता था तो कहते थे गेट आउट, 9:45 बजे आना है, ऑफिस टाइम 9:45 का है, 10 बजे का टाइम है लेकिन आपको 9:45 आना है। लेकिन मैं कभी 12 बजे, कभी 12:30 बजे, कभी 1 बजे जाता था, तो मेरी कंप्लेंट होती थी। तो वो इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती। एक बार पूरी मीटिंग में ये बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही कि आपने इसका आना तो देख लिया, इसका जाना किसी ने नहीं देखा। क्योंकि ये जब एक बार एंटर हो जाता है ऑफिस में तो कब जाएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन मुझे पूरी रिपोर्ट रहती है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि कभी रात को 2 बजे जाता है, कभी 3 बजे जाता है। जब तक इसका टास्क पूरा नहीं होता ये वापस नहीं जाता है। और वो टास्क मेरा ये था, उन्होंने मुझे कहा था कि जो भील हैं उनको ट्रेंड किया जाए और उनकी गवरी शैली में कुछ काम किया जाए। और हम जो थे वो उनको एक रेपेट्री कंपनी के तौर पे तैयार कर रहे थे भीलों को, कि एक रेपेट्री कंपनी बने। और वो रेपेट्री कंपनी के तौर पे बेचारे वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार, खेतों में काम करने वाले, मकानों की मजदूरी करने वाले, पत्थर ढोने वाले लोग, उनको थिएटर से कोई लेना नहीं था। बस वो अनुष्ठानिक एक गवरी होती थी तो वो करते थे, तो इसलिए उनके साथ में लगा रहता था। और वो एक रेपेट्री कंपनी बनी भील ट्राइब्स की, जो गवरी शैली में नाटक करती थी, और उसको लेकर के हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे। मेरा ख्याल है करीब हमने 2 साल के अंदर अंदर
125-150 शोज़ किए थे। मेरा नाटक था, डॉक्टर शंकर शेष का नाटक है जिसको मैंने एडॉप्ट किया था, पोस्टर। उसके बाद मैंने खुद नाटक लिखा, चंद्रहास, अवतार, ऐसे कई नाटक लिखे। लेकिन भाई थोड़ा गवरी के बारे में भी मैं वही बता रहा हूँ, तो वो सारा करते थे हम। और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ कि मैडम को किसी ने क्या कहा कि वो रेपेटरी कंपनी 2 साल के बाद बंद कर दी गई। लेकिन मेरे उनसे संपर्क ऐसा रहा कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना। तो आपने जो कहा साइकिल से जाता था, मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर कविता गांव है। तो ऑफिस ख़त्म होने के बाद करीब 7 साढ़े 7 बजे अपनी साइकिल लेता था और कविता पहुंचता था 8 साढ़े 8 बजे। उनके साथ थिएटर करता था और 11:30 12 बजे अपनी साइकिल से वापस आता था। लेकिन उस वक्त ख़तरा ये होता था कि पूरी प्रॉपर सड़क भी नहीं थी और कई बार रास्ते में मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी पैंथर की, कभी पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो एक लगन थी। एनीवेज वो छोड़ रहा हूँ मैं। गवरी जो है भीलों का एक अनुष्ठानिक फॉर्म है जो राखी के दूसरे दिन से शुरू किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है कि भील लोग जो हैं अपनी बहनों के लिए या गांव की उन स्त्रियों के लिए जो दूसरे गांव में ब्याही गई हैं, उनकी संपन्नता के लिए माँ अम्बा से आराधना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, उनके गांव में खेती अच्छी हो, उनका पशुधन जो है वो उनको पे कभी कोई मुसीबत ना आए, गांव में कभी कोई महामारी ना आए। तो देवी अम्बाओं की आराधना करते हैं वो। अब देवी अम्बाओं की आराधना वो इसलिए करते हैं, को ये मान के चलते हैं कि देवी अम्बा जो है उनकी बेटी है और शिव जी जो है उनको ब्याहने आए थे। तो शिव जी को वो अपना दामाद मानते हैं और अम्बा को जो है अपनी बेटी मानते हैं और उस बेटी से वो अनुरोध करते हैं कि हमारी दूसरी बेटियों की रक्षा कर। ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो राखी के दूसरे दिन से वो शुरू करते हैं और 40 दिन का ये अनुष्ठानिक नृत्य नाट्य है। 40 दिन तक चलता है ये। और इस 40 दिन में क्या होता है कि जो भी गवरी ले लेता है वो अपने घर लौटकर नहीं जाता। एक बार अगर उसने गवरी ले ली तो अपने घर नहीं जाएगा, नंगे पैर रहेगा, हरी सब्जियां नहीं खाएगा, मांस मदिरे का उपयोग नहीं करेगा, औरत के साथ नहीं रहेगा। और वो ये कहता है कि जब तक ये प्रण पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये सारे काम छोड़ कर रखूंगा। अब गवरी की जो सारी की सारी बातें जो हैं वो ये है कि वकासुर के बारे में सब जानते हैं। वकासुर एक राक्षस हुए हैं। तो वकासुर ने शिव जी की ज़बरदस्त प्रार्थना की और प्रार्थना करके भगवान शिव को जो है वो मनाया और शिव जी को मनाया तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए कि ये तो कमाल का जो है मेरा भक्त है और इतनी गहन तपस्या इसने की है। तो शिव जी ने वकासुर को कहा कि भाई मांग, जो भी मांगता है। तो उसको पता था कि शिव जी के हाथ में कड़ा हुआ करता था और वो कड़े की खासियत ये थी कि वो जिसके भी सिर पर घूम जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो वकासुर ने वो कड़ा जो है शिव जी से मांग लिया और शिव जी से वो कड़ा मांग करके, अब प्रवृत्ति तो उसकी राक्षसी थी, तो कड़ा लेने के बाद में वो शिव जी के पीछे उस कड़े को लेकर दौड़ा कि मैं शिव जी को भस्म कर देता हूँ और पार्वती को अपना लेता हूँ। इस उद्देश्य से जो शिव जी के पीछे दौड़ता रहा। अब शिव भगवान जो थे एक बार कुछ कह देते थे तो फिर उसको निभाते थे। वचन दे दिया था, कड़ा दे दिया था, तो दौड़ते रहे। ऊपर विष्णु भगवान देख रहे थे कि भोले भंडारी जो हैं ये खुद अपनी मुसीबत मोल ले लेते हैं, तब इनको बचाना भी जरूरी है। तो मोहिनी रूप लेकर के विष्णु भगवान वकासुर के सामने आए
और जब मोहिनी रूप लेकर के विष्णु भगवान वकासुर के सामने आए तो मोहिनी रूप देख करके वो इतना मोहित हुआ वकासुर कि वो पार्वती को पाने के लिए दौड़ रहा था शिव जी के पीछे, लेकिन वो इतनी सुंदर औरत देख करके जो है वहाँ रुका और उनको प्रपोज किया। तो मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम शादी से पहले जो है एक नृत्य करेंगे और उस नृत्य के बाद अपन शादी कर लेंगे। तो बकासुर तो बहुत खुश हुआ, नृत्य करता रहा। नृत्य करते करते, अब इसके दो वर्जन हैं। एक वर्जन तो ये है कि नृत्य करते करते बकासुर ने मोहिनी रूप विष्णु को अपने कंधे पे बिठा लिया। वो कंधे पे बिठाते हुए वो कड़ा जो है उसके सिर पे चला गया और वो भस्म हो गया। दूसरा वर्जन ये है कि नाचते नाचते मोहिनी रूप विष्णु ने उसका हाथ जो है उसी के सिर पे कर दिया और वो भस्म हो गया। तो वो बकासुर बाद में बकासुर के बदले भस्मासुर कहलाया। और उस भस्मासुर ने शिव जी से अमरता का वरदान लिया था। कड़ा लेते हुए उसने अमरता का वरदान भी लिया था। तो जब भस्म होने लगा तो उसने कहा, भगवान आपने तो मुझे अमरता का वरदान दिया था, मैं तो भस्म हो रहा हूँ। तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं, तू अमर ही रहेगा। तो वो जो भस्मासुर है वो उस गौरी में एक करेक्टर है जिसको हम बूढ़िया बोलते हैं। तो बूढ़िया जो है एक लकड़ी का बड़ा सा मुखौटा लगा करके, और वो उस गौरी में रहता है और हाथ पे ये कमर में घुंघरू होते हैं, एक लंगोट होता है, ऊपर पटका सा बांधा होता है और वो ढाई चाल चलता है। जैसे शतरंज में घोड़ा चलता है वैसे उस तरीके से वो ढाई चाल चलता है। और बाकी जो डांसर हैं जिस दिशा में डांस कर रहे होते हैं वो उसके उल्टा चलता है। वो उल्टा इसलिए चलता है कि ये कहावत है कि वो उल्टा चला इसलिए उसकी यह हालत हुई। अगर वो प्रकृति के साथ चलता, वो मनुष्यता के साथ चलता, वो इंसानियत के साथ चलता, तो शायद वो समाज का एक अभिन्न अंग होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस वजह से वो एक बूढ़िया का कैरेक्टर उसके अंदर है। और दो राइयाँ हैं, मैं बस खत्म करूँगा। दो राइयाँ हैं, एक मोहिनी रूप है और एक पार्वती रूप है। उसके अलावा उसमें भोपे होते हैं, दो मतलब 5 ही कैरेक्टर मुख्य हैं। बाकी तो इंटरेस्ट कम्युनिटी थिएटर की बात मैं इसलिए करूँ, आप क्वेश्चन कर लें या मैं पूरा कर दूँ? नहीं नहीं, आप पूरा करें। तो कम्युनिटी थिएटर की बात मैंने इसलिए कही कि पूरा का पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व होता है। और ये जो गौरी शैली है ये पूरे के पूरे गांव, मतलब भीलों का जितने गांव में जितने परिवार हैं, हर परिवार से एक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता ही होता है। और खासकर मुखिया होता है। और मुखिया होता है तो आप सोचिए 40 दिन तक उस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तो जितने भी कम्युनिटियां हैं, मतलब जितने भी संप्रदाय हैं उस गांव में, वो सब मिलकर के उस भील परिवार का 40 दिन तक भरण पोषण करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा कम्युनिटी थिएटर अगर कोई है तो भीलों का गौरी है, क्योंकि उसकी वजह से वो आज तक सरवाइव कर रहा है। और वो एक दल नहीं करता, कम से कम आज भी 25 से 30 दल गौरी लेते हैं और पूरे 40 दिन तक गौरी होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसलिए मैंने कहा ये बता दूं थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। बहुत एक गौरी की जो परंपरा है भाई ने बताई, और इसके बारे में जानना जितना आप जानेंगे उतना ही बहुत रुचि होती जाती है। इसी तरह दोस्तों तुर्रा कलंगी, मैं तो चित्तौड़गढ़ के पास एक गांव है घोसुंडा, वहाँ पे दल हैं इसके तुर्रा कलंगी के, और भी कई दल हैं। तुर्रा कलंगी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करनी। तुर्रा कलंगी बेसिकली जो है वो राजस्थान की फॉर्म नहीं है। अब इसके भी दो अलग अलग वर्जन हैं। एक लोग कहते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का माछ है उससे निकल के आया है, नीमच वगैरह से। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, महाराष्ट्र से आया है। और 2 संत हुए थे, तुखनगीर और शाह आलम। शाह अली जो थे वो मुस्लिम फ़कीर थे, तुखनगीर हिंदू फ़कीर थे।
और दोनों जो आशु कवि थे, आशु कविताएं करते थे और सवाल जवाब हुआ करता था दोनों के बीच में। तो एक बार राजा ने उनको बुलाया कि उन तक बात पहुंची, तो राजा ने उनको बुलाया और कहा कि इनका कंपटीशन करवाते हैं, देखा क्या होता है। तो कहते हैं कई दिनों तक कंपटीशन चलता रहा, कोई हार नहीं रहा था, ना कोई हार रहा था ना कोई जीत रहा था। तो राजा को समझ में नहीं आया और लोगों ने राजा के कान में कहा, हुकुम, शासन व्यवस्था जो है वो डावाडोल हो रही है, आप इसके चक्कर में पड़ गए, तो कुछ कीजिए। तो राजा को होश आया, हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। तो अब समझ में नहीं आया कि इनका सम्मान कैसे किया जाए। तो जो तुखनगीर थे उनको तुर्रा अपने पगड़ी से निकाल के दिया, ये लीजिए, और जो शाह अली थे उनको कलगी दी के लीजिए। तो तब से ये जो है तुर्रा कलंगी जो है ये शब्द आया। और तुर्रा और कलंगी मतलब दो दल मिलकर के एक फॉर्म बनती है। अगर उसमें से वो दो दल नहीं है तो वो फॉर्म बनती ही नहीं है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो तुखनगीर थे वो हिंदू संत होने के बावजूद वो शिव भक्त थे। तुखनगीर शिव भक्त थे और जो कलगी वाले थे वो शक्ति के भक्त थे। तो वह दोनों जो हैं एक दूसरे का महत्व सिद्ध करते हैं, शिव और शक्ति का। और कहीं भी कोई मतलब कमी नहीं आने देते कि शिव बड़े हैं या शक्ति बड़ी है। दोनों को महत्व को ज़बरदस्त तरीके से उजागर करते हैं वो लोग। तो बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म है तुर्रा कलंगी। और क्योंकि आशु कविताएं होती है, अगर मान लीजिए कि एक ने किसी शैली में या किसी राग में कोई बात कही है तो दूसरे को उसी राग में उसी शैली में जवाब देना है। अगर वो उसमें नहीं देता है तो हार जाएगा। तो इसलिए वो गायक भी होते हैं, आशु कवि भी होते हैं। और क्योंकि स्पॉन्टेनिटी इतनी ज़बरदस्त होती है उन लोगों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो है धीरे धीरे ये फॉर्म ख़त्म हो रही है। एक अकबर कागजी हैं, वो जवाहर कला केंद्र में अभी 2-3 बार आ चुके हैं। हाँ, वो कलगी फॉर्म के उस्ताद हैं। नारायण जी हैं, वो तुर्रा के हैं। तो अभी दोनों बचे हैं, लेकिन अभी नई पीढ़ी आ नहीं रही है। मैंने ज़रूर उनके साथ 5-6 नाटक किए हैं, कोशिश की आगे बढ़ाने की, लेकिन नई पीढ़ी अभी नहीं आ रही है क्योंकि सबको रोज़ी रोटी की सब समस्या है, तो एक दिक्कत है। दोस्तों, ये लोक नाट्य के अंदर ये पूरी समस्या है, राजस्थान में है ये। इसके ऊपर पिछले दिनों जब मैंने काम किया तो मुझे पता लगा, और मुझे क्या सबको पता है, कि लोक नाट्य कलाकारों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बिल्कुल ऐसे जैसे शेरों को बचाने के लिए तो हमने अभयारण्य बना दिए, लेकिन इन लोक कलाओं को बचाने के लिए अभी किसी तरह का कोई बहुत महत्वपूर्ण काम सरकार ने या दूसरी एजेंसियों ने नहीं किया है। मैं तो विशेष रूप से राजस्थान फोरम से भी निवेदन करूंगा, अपराध जी से, सर्वेश भाई से, कि हम इस तरह के भी कुछ कार्यक्रम आयोजित करें। खैर, ये दूसरी बात है। दोस्तों, आधुनिक रंगमंच भी लाइक भाई ने बहुत किया है, और आधुनिक रंगमंच की भी यही समस्या है, विशेषकर युवाओं की। वो थिएटर करते हैं, लेकिन थिएटर में कई बार तो बड़े भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, अभिनय में क्षेत्र में जाऊं तो यहाँ पे कोई मेरा स्कोप नहीं है, तो मुंबई जाऊं। हर एक साथी मुंबई जा नहीं सकता। रंगकर्म छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, अभिनय करूं या नहीं करूं, इसी पशोपेश में उसका समय निकल जाता है। आप इस बारे में लाइक भाई, आपने भी चूंकि उदयपुर में काफ़ी आधुनिक नाटक भी किए हैं, आप क्या सोचते हैं कैसे युवाओं को प्रेरित किया जाए? देखिए, मैंने शुरुआत की थी अपने फादर से, और मुझे मेरे फादर की एक बात याद आ रही है। जब वो सारी किस्से हुआ करते थे और जब वो ख़ानदान ने मुझे एक तरीके से अलग कर दिया था, तो उन्होंने एक बात कही थी, और जो मेरे कान में, मेरे सामने नहीं कही थी लेकिन मैंने सुन ली थी। मैं उसी वक्त एंटर हुआ था, उनको पता भी नहीं था कि मैं एंटर हुआ हूँ। तो उन्होंने कही थी कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसकी औलाद को नाटक करना सिखा दो। तो वो आज तक मैं भूला नहीं हूँ। और लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नाटक करना सिखा दो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को ज़िंदगी में कुछ करना है तो कम से कम 2-3 साल नाटक कर ले। क्यों, नाटक जो है
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इतना ज़बरदस्त माध्यम है कि कोई और माध्यम हो ही नहीं सकता। मेरे फादर ने किस संदर्भ में कही थी वो आपको सबको पता है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि इससे बड़ा कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, जब हम नाटक करते थे, जब या अशोक भाई ने शुरू किया होगा, एक अलग तरीके का डेडिकेशन और एक जुनून हुआ करता था। वो जुनून जो है आज के बच्चों में, वो डेडिकेशन आज के बच्चों में कम है। इसको एक सीढ़ी की तरह यूज़ कर रहे हैं और मुझे वहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होती है कि इसको सीढ़ी ना बनाए, इसको एक जैसे हम एक क्लासरूम होता है कि हम कुछ सीखने आते हैं और ख़ासकर ज़िंदगी के किसी अहम पक्ष को सीखने आते हैं तो वो सीखने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितनी भी कलाएं हैं उन सारी कलाओं का समावेश अगर कहीं है तो नाटक है। मेरी एक बुक भी आई है, नाटक एवं अन्य कलाएं, जिसमें सबका अंतर संबंध मैंने बताने की कोशिश की उसमें। तो वो सारी कलाएं सीख जाता है और सारी कलाओं के सीखने के साथ जिसको सारी कलाएं आ जाती हैं उसको जीवन में जीने का मज़ा आ जाता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। तो मेरा तो मानना ये है और इसीलिए मैं अभी भी कहता हूँ, जो बच्चे मेरे पास आते हैं मैं कहता हूँ कि बेटा करो, अच्छे से करो, समझ के करो, सिर्फ इसको सीढ़ी मत बनाओ। जिस दिन आप सीढ़ी बनाओगे उस दिन वही मुश्किल हो जाएगी। दूसरी की एक ऐसी फॉर्म है जहाँ सीखना कभी बंद ही नहीं होता। मैं 78 से थिएटर कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि शायद मैं 5% भी नहीं सीख पाया। मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। क्योंकि नाटक में जहाँ एक व्यक्ति अपने लाइफ के एक स्पान में एक कैरेक्टर को जीता है, नाटक में एक लाइफ के एक स्पान में सैकड़ों कैरेक्टर जी लेता है। और वो सैकड़ों कैरेक्टर का जीना जो उसको ज़िंदगी के मायने सिखाता है वो कोई और फॉर्म नहीं सिखा सकती। तो थिएटर वालों को वो ज़रा समझना चाहिए। दोस्तों, मैं लईक भाई की बात को ही बहुत एकदम आगे बढ़ाता हूँ। 15 दिन पहले एक लड़का हिमांशु मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मैं आपके साथ थिएटर करूँगा। उस लड़के को मैंने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लेकिन 15 दिन में उसमें कुछ परिवर्तन आया। उससे अभी 3 दिन पहले शिशुपाल वध नाटक कराया और मेजर साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये उस दिन गवाह हैं। उनसे मैंने लाइक भाई भाषण दिलवाया। मैंने कहा हिमांशु तुम अपने एक्सपीरियंस कहो। उसने बहुत बेबाकी से कहा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मुझको महीने में 3 बार साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, लेकिन जब 15 दिन बाद आप लोगों के साथ काम करने के बाद अब की बार गया मैं, तो उसने कहा ऐसा क्या हुआ है तुम में, तुमको अब महीने में 1 बार आने की ज़रूरत है। और उसने भाषण दिया। क्यों सब मेजर साहब। तो मैं आपको बताता हूँ, लईक भाई की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि थिएटर में एज ए थेरेपी भी काम करती है। थिएटर ही नहीं, संगीत भी। मधुभट्ट जी बताएंगे कि कौन सी राग किस तरह आदमी को रोगों से मुक्त करती है। और बोलना सीखना ये सब तो है ही। मेरे दोस्त यहाँ दीपक माहेश्वरी बैठे हुए हैं, जस्टिस दीपक माहेश्वरी। राजगढ़ कॉलेज में हम दो, राजगढ़ स्कूल में हम साथ पढ़ा करते थे और दीपक इतना अच्छा बोलता था और मैं पीछे बैठा बैठा सोचता रहता था कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं दीपक जैसा बोलूँगा। 10वीं क्लास की बात है और आज भाई यहाँ आ गया। लईक भाई से भी बहुत मित्र हैं, लईक भाई के भी मेरे भी मित्र हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लईक भाई, एक बहुत निजी बात मैं पूछ लूँ। निजी बात प्लीज। नाटक वालों की कोई बात निजी नहीं होती। निजी नहीं होती है। दिलीप भाई, वो लईक भाई का विवाह भी बड़ा एक नाटकीय तरीके से हुआ था और विवाह के बाद एक पूरा संघर्ष। मुझे याद है कि प्रेस क्लब की छत के ऊपर बैठ के आपने एक बार वो सारा संघर्ष मुझसे बयान किया था कि भाई ये बात है इस तरह, ये आप उसके बारे में भी बताओ। वो बहुत ज़रूरी बात है हमारे समाज के लिए। एक शब्द अभी अखबारों में बहुत चला था, मॉब लिंचिंग। तब उसका अर्थ मुझे नहीं पता था,
जब मेरे साथ हुआ था। हाँ, बस बच गया था। और लोग कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता, और मैं कहता था क्यों नहीं हो सकता। ये जो मज़हब, ये धर्म, ये सारे किसने बनाए? हम लोगों ने बनाए, ऊपर से तो बन के नहीं आए। शिव, जिनको हम आदि पुरुष कहते हैं, वो आदम भी तो हैं या नहीं है? तो मेरा तो मानना ये था कि ये सारे मज़हब हमने बनाए हैं, और हमने बनाए हैं। पता नहीं, कभी कहा करता था, शायद आज कहना बंद कर दिया मैंने, मैं कहा करता था जितने भी मज़हब हुए पॉलिटिकल रीज़न से हुए, उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल रीज़न रहा है। आजकल कहना बंद कर दिया है, डरता हूँ फिर से मॉब लिंचिंग ना हो जाए। बहुत पहले कहा करता था। तो मेरे साथ ये हुआ, मैंने एक महेश्वरी समाज की लड़की से शादी की। महेश्वरी जी यहाँ खड़े हैं, आज पहली बार उनको भी बता रहा हूँ, बैठे हैं, सॉरी। और वो कट्टर, पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा ख़ानदान एक पर्टिकुलर संघ से जुड़ा हुआ था। और जब उनको पता चला, हम दोनों साथ काम करते थे, तो जब उनको पता चला तो मेरे साथ वो अटैक हुआ, करीब 25-30 लोगों का। मैं हॉस्पिटलाइज रहा 1 महीने। उनको जो है कहीं अंडरग्राउंड किया गया और उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी हम किसी तरह मिले, और फिर बहुत समय तक उदयपुर में हम बड़े डरे से, सहमे से रहते थे। और मुझे भी कहा जाता था कि उदयपुर में नहीं रहने देंगे। लेकिन वो कहावत है ना कि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं। तो उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कहा था तेरे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। और पता नहीं, कुछ सिविल में सिक्योरिटी गार्ड मेरे आगे पीछे चलते थे, मैं भी नहीं पहचानता था। अगर किसी ने मेरे को दूर से घूर के देखा भी था तो फ़ौरन पकड़ लिया जाता था। खैर, वो सारे अब किस्से कहानियाँ हो गए हैं। अब क्या हाल है? अब बहुत अच्छा है। और अब वो लोग ये कहते हैं, वही कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि हम, वो भी राजगढ़ के ही हैं, अरे वाह। अलवर राजगढ़ से ही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अलवर राजगढ़ से हैं। और बहुत 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 बड़े उस मतलब वो हिजानेस के टाइम के एक हेडमास्टर थे, उनके ख़ानदान वो हैं। तो वो अब वो कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हमारी बेटी ने एक ऐसा आदमी को चुना जो हम उसके लिए नहीं चुन सकते थे। तो ये बड़े सीना तान कर कहते हैं वो लोग कि हमें फ़ख्र है कि हमारी बेटी ने एक ऐसा आदमी को चुना। हाँ, उसका फ़ायदा मुझे ये ज़रूर हुआ कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी में हर वक्त सपोर्ट किया। और एक वक्त ये भी था कि मैं थिएटर छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन उसने वापस से मुझे थिएटर करने को कहा और ख़ुद थिएटर में आ गई अपने फील्ड को छोड़ करके। शी इज़ बेसिकली टेक्सटाइल डिज़ाइनर। अपने फील्ड को छोड़ करके मुझे प्रोवोक करती रही, और आज भी मैं जब भी कुछ कर रहा होता हूँ तो साथ काम करते हैं। और हम मिलते ही वहाँ हैं। मैं सुबह से शाम ऑफिस में रहता हूँ, शाम को जब मैं रिहर्सल स्पेस पर होता हूँ तो वहाँ हमेशा होती ही होती हैं। और रात को चाहे 11 बजे 12 बजे, वो हमेशा वहाँ रहेंगी। और उनकी वजह से ही मैं आज हूँ जो कुछ भी हूँ। बहुत गंगा जमनी संस्कृति जो हमारे समाज में, हमारे देश में जिसकी ज़रूरत है, लाइक भाई उसके बहुत जीते जागते उदाहरण है। प्रेम के भी उदाहरण है। इन्होंने किस शिद्दत के साथ उस सारी चीज़ को निभाई, ये बहुत बड़ी बात है। लाइक भाई, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, विशेषकर आप इन सारे जो सरकारी प्रतिष्ठान है, संस्कृति के सरकारी प्रतिष्ठान, उनसे संबद्ध रहे हैं, उनको आपने उनकी कार्यप्रणाली को बहुत नज़दीक से देखा है। थोड़े से बेबाकी से आप उनसे वहाँ नहीं हैं,
आप थोड़ा सा बेबाकी से बताइए कि क्या सचमुच ये संस्थान संस्कृति के उत्थान में सहायक है, या सिर्फ एक खाना पूर्ति या बजट को समाप्त कर दीजिए, या मैं तो कहूँगा बजट को फूंक दीजिए, ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है। देखिए, मैं बाकी संस्थानों की तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जोनल सेंटर्स के बारे में ज़रूर कहूँगा कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था। उससे पहले माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आपका वक्त ले रहा हूँ। जिस इंस्टीट्यूशन में मैं अभी हूँ वो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर ने चालू की थी, देवीलाल सावर, लोक कला मंडल। 1948 में उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को एक किराए के मकान में चालू किया, और जब लगा कि नहीं, मैं काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपनी नौकरी छोड़ करके उसको पूरी तरीके से किया। 1952 में उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाया और बहुत बड़ा काम शुरू किया। और उससे इंस्पायर होकर के आज मैं फख्र के साथ कहता हूँ, जो लोग नहीं कहते, कि भारतीय लोक कला मंडल से इंस्पायर होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 नेशनल एकेडमीज बनाई, संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य एकेडमी और ललित कला एकेडमी। इन 1956 एंड 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया, और उसी से इंस्पायर होकर के 57 में राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी बनी। तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव तो रहा होगा, और एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद 1985-86 में 7 जोनल कल्चर सेंटर्स बने, जो बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव को लेकर के, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के साथ बनाए गए थे। लेकिन होता क्या है कि सरकारी चीज़ें जो हैं वो पेपर पे बहुत अच्छी लगती हैं, जब इम्प्लीमेंट होने लगती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं, और बस वहीं से सारे इंस्टीट्यूशंस के कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स खत्म होने लगते हैं। ठीक है, वहाँ आप ब्यूरोक्रेट को बैठा दीजिए, लेकिन उस ब्यूरोक्रेट को जब भी आप बैठाएं तो ब्यूरोक्रेट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तौर पे काम करे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिस्ट को छोड़ दे कि भाई ये आपका फील्ड है, ये आपका फील्ड है, ये आपका फील्ड है, आपको करने दीजिए। होता क्या है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शुरू में आते हैं वो आप ही से सीखते हैं और फिर आपको सिखाने लगते हैं। 6 महीने, साल भर वो आपसे सीखते हैं और फिर आप ही को सिखाने लगते हैं और डिक्टेट करने लगते हैं, और वहीं प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो अधिकचरी नॉलेज जो आप दूसरों को देना चाहते हैं वो और ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और ज़्यादा डैमेज करती है। हमारे जितने भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन है उन सब के साथ यही हो रहा है कि वो आ जाते हैं, साल 6 महीने रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि वो हर चीज़ के माहिर हैं। मैं 45 साल काम करने के बाद कह रहा हूँ 5% भी नहीं सीखा है, वो 6 महीने में कैसे सीख सकते हैं सारी आर्ट फॉर्म को? अब इसी से समझ जाइए। बहुत बेबाकी से आपने बहुत अच्छी बात कही ललित भाई। और दोस्तों, हमारे पास बहुत समय कम रहता है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई सवाल आपके दिमाग में है तो ललित भाई से जरूर। जी जी जी, लाड कुमारी मैडम। 78 में हमने जिसके साथ थिएटर शुरू किया वो बहुत अजीब व गरीब तरीका थिएटर करते थे, आप भी जानते हो, ए हमीद। अच्छा, ए हमीद, उनके साथ हमने शुरू किया था। और मैं और इरफान के घर के बीच में मुश्किल से आधा किलोमीटर या उससे भी कम का डिस्टेंस फासला रहा होगा, तो हम लोग रोज मिलते थे। और तभी से हमने थिएटर शुरू किया। लेकिन इरफान और मेरे को लगता था कि जिस तरीके का थिएटर ये आदमी कर रहा है शायद वो थिएटर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फिल्म की स्क्रिप्ट होती थी, बाकायदा फिल्म की तरह गाने होते थे, बाकायदा फिल्म की तरह के डांसेस होते थे, और अल्टीमेटली कोई मैसेज नहीं होता था। तो हमें लगा हमें कुछ करना चाहिए।
तो मैं पहले चला गया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स में, विजय माथुर साहब थे उस वक्त में, वहाँ गया, यूनिवर्सिटी में थिएटर करना शुरू किया। और मुझे थिएटर के लिए प्रवोक करने वाले, शायद आप लोग बहुत सारे पुराने लोग वाकिफ होंगे, श्री श्री गोपाल पुरोहित राजस्थान पत्रिका में हुआ करते थे। और मैं कॉमर्स कॉलेज में था, तो जब थिएटर करता था तो जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के कंपटीशन होते थे उसमें कभी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया, कभी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिल गया, तो मुझे इंस्पायर किया उन्होंने कि तुम एनएसडी जाओ। लेकिन वो बात की बात है, तो वो जब करता था तो इरफान जो कहता था यार आप अपन अच्छा थिएटर कर सकते हैं, अपन खुद ही शुरू करते हैं, तो आप सीख भी रहे हो। उस वक्त इरफान डिपार्टमेंट में नहीं आए थे कि आप भी सीख भी रहे हो, तो आप अपन मिलकर शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने मिलकर शुरू किया, और ये इकबाल भाई, मैं और ऐसे 5-7 लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन बनाई थी, द परफॉर्मेंस कल्चर सोसाइटी जयपुर में, जिसमें साथ काम किया। और इरफान ने मेरे 4 नाटकों में एक्ट किया था। और फिर लकीली जब एनएसडी चला गया तो इरफान ने कहा मुझे भी एनएसडी आना है। अब आज वो नहीं है, हालांकि एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि थिएटर में लाने वाला ये बंदा है और एनएसडी में ले जाने वाला ये बंदा है। तो उसका रीज़न ये था कि जब उन्होंने एनएसडी का फॉर्म भरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, और वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्ट होने के बाद में वापस उनका फॉर्म किस तरीके से सबमिट करवाया गया कि उनका ऑडिशन भी नहीं हो सकता था फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद में, वो मैं ही जानता हूँ, वो बताने से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद में जो हमारे डायरेक्टर थे उनसे किस तरह से रिक्वेस्ट करके क्या क्या किया। हाँ, लेकिन इरफान की जो लास्ट मूवी थी इंग्लिश मीडियम, उसमें वो उदयपुर रहे थे 1 महीना। तो अपने यूनिट को कहा करते थे कि ये वो शख्स है जिसने मुझे थिएटर में उंगली पकड़ के चलना सिखाया या मुझे एक्टिंग सिखाई, मुझे नहीं कहनी चाहिए बातें, क्योंकि वो गए और अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से बातें कहना। लेकिन वो एक महान एक्टर था और भगवान उसके आत्मा को शांति दे। सचमुच। दोस्तों एक सवाल, हाँ जी 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 मैम। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिज्ञासा बस एक हल्की सी छाया, क्योंकि स्कूल एजुकेशन चित्तौड़गढ़ से हुआ था, मैं उसी एरिया टू भिलवाड़ा मानगढ़, और दोनों IAS ऑफिसर मेहता साहब भी गोसुंदा के, और इस कम्युनिटी के लिए यादी थी मेहता, इन लोगों ने बहुत काम किया। एक तुरा कलंगी करके, अब मुझे ये नहीं पता जान निकलती, मतलब जब शादी होता है दूल्हा चढ़ता है, तो ये कहा जाता था उस समय उस एरिया में कि घोड़ी को तुरा कलंगी धारण कराया नहीं कराया, दूल्हे ने तुरा कलंगी। तो तुर्रा तो मुझे उस समय भी समझ में आता था, उसके साफे पे लगता था, और घोड़ी के भी सिर पे, पर कलंगी नहीं समझ में आया। क्या ये इससे कोरिलेट है? देखिए, तुर्रा जो है वो बीचों बीच हाँ। एक वो होता है जो फर का बना होता है। कलगी जो होती है मेटल की होती है, जो साइड में लगी होती है। आपने देखा होगा पगड़ी में हाँ, साइड में लगी वो होती लगी। है, और और दूल्हे के साफे में दोनों ही चीजें होती हैं। और वो घोड़ी के लिए भी जी इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल। वो वैसे मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कभी मौका लगे तो तुर्रा कलंगी लोकनाट्य जरूर देखिएगा। बहुत एनर्जेटिक है, बड़ा जबरदस्त डांस है, और उसकी ताल भी बिल्कुल अलग है। बहुत शानदार ढंग से ये लोग परफॉर्म करते हैं। और कोई सवाल? जी जी विद्या। मैं ये सोच रही हूँ, बहुत साधारण हो तो शायद इतने बड़े कलाकार बनते नहीं। आपका विवाह साधारण ढंग से हो जाता है, और एक पति पत्नी 2 बाल गोपाल होते, जो संघर्ष किया, जो प्रेम किया जाती है धर्म के बाहर जाकर, और फिर उसके बाद आपको जो हासिलात हुई, आपको लगता है उसका इम्पैक्ट आपके इस कला पर पड़ा गहरा? बहुत जबरदस्त। मेरे बेटे का नाम कविराज है। मैं जब उसका, हाँ अच्छा जवाब दूंगा। तो जब उसका एडमिशन कराने गए स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने सबसे पहले मुझे कहा आप लई हुसैन, आपके बेटे का नाम कविराज है, कैसे पॉसिबल है? एंड यू वोंट बिलीव, मुझे उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे झगड़ा करना पड़ा। और वो महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल था, मुझे महाराणा के पास पहुंचना पड़ा, जाना पड़ा कि ये क्या हो रहा है, मैं अपने बेटे का नाम कुछ भी रखूं, आपको क्या मतलब है? तो पूछा, फिर
बहुत सारी बातें हुई, मुझे किसी ने कहा कि क्यों। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को उसके नाम से कोई हिंदू या मुस्लिम ना माने। मैंने उसका नाम कवि इसलिए रखा था कि अरबी में उसका नाम होता है क्रिएटर, क्रिएट करने वाला, और हिंदी में, संस्कृत में उसका नाम है पोएट, उसका अर्थ है पोएट। तो मैंने कहा कि वो एक नई संस्कृति को क्रिएट करेगा, तो मैंने इसलिए नाम, उसका नाम कविराज रखा है। अब इससे आपको क्या मतलब है मुझे नहीं लेने देना, मैंने सोच समझ कर रखा है। और मेरी जिंदगी में ये बहुत अहमियत रखती है कि मैं जितना भी समझ पाया हूँ हमारी संस्कृति को, मैं हमारी में सिर्फ मैं मुस्लिम संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी संस्कृति की बात कर रहा हूँ। मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है, और आज मैं ये सब पे बात कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने जो हिंदुस्तानी संस्कृति को समझा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तानी थिएटर जो है, इट्स ए टोटल थिएटर जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हम एब्स्ट्रैक्ट थिएटर देखते हैं, हम ये थिएटर देखते हैं, हम रियलिस्टिक थिएटर देखते हैं, हम ओपेरा देखते हैं, हम ये देखते हैं, वो देखते हैं। टोटल थिएटर की बात कौन करता है? हिंदुस्तान का थिएटर टोटल थिएटर, जहाँ सब कुछ है, हर चीज का समावेश है, जहाँ साहित्य भी है, जहाँ अभिनय भी है, जहाँ रस भी है, जहाँ भाव भी है, क्या नहीं है वहाँ, जहाँ नृत्य भी और नृत्य भी है। देखिए दोनों अलग चीज है, नृत्य और नृत्य। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो मैंने तो उस संस्कृति से ये सीखा है। शायद मैं, आपने जो कहा ना, अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो शायद मैं नहीं जान पाता। और मेरे घर में, माफ कीजिएगा, मेरे घर में मंदिर है जहाँ मैंने कुरान भी रख रखा है, वहीं गीता भी रखा है। वही मैं जिक्र करना चाह रही हूँ यहाँ पे। आखिरी सवाल यहाँ सवाल नहीं है ये मैं जिक्र करना चाह रही हूँ क्योंकि सर के घर मैं गई हुई हूँ, और मैं तब से गई हुई हूँ जब सर दूसरी जगह निवास किया करते थे। चैटर्जी, बेंगलोर चैटर्जी कॉलोनी कहलाई करती थी वो जगह। आज सर का निवास कहीं और है। उस निवास में अगर आप कभी भी उदयपुर जाएं तो बाकी जगह घूमने के साथ में इनके निवास पर जरूर जाएं। ये एक छोटा सा आग्रह है क्योंकि इनके निवास में आपको कला, संस्कृति, तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब आपको दिखाई देगी, जो सर अभी जिक्र कर रहे थे। जहाँ हमारे कोना होता है, जब हम ईश्वर की बात करते हैं, वहाँ एक जगह कुरान है और एक जगह गीता है। सर की शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से, स्वयं इनकी शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से, और इस स्वयं इनका जो पूरी फैमिली है, जब भोजन करते हैं तब वहां पर आपको उनकी वो तहजीब भी दिखाई देगी जहाँ पूरा परिवार नीचे बैठकर इत्मीनान से भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब इनके घर में आपको मिलेगी, जिसका जिक्र हम फिल्मों में देखते या करते हैं। तो ये मेरा खुद का अनुभव लिया हुआ है सर के लिए। तो दोस्तों, समय हो गया है, क्योंकि इतना ही समय 5:30 बजे तक हम यहाँ रखते हैं। मैं ललित भाई का, मेरे पुराने मित्र, दोस्त और देश के जाने माने रंगकर्मी, और अब तो सब कुछ इनके बारे में रेशा खुल गया है, ये क्या हैं, और मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ और अपरा जी से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और राजस्थान फोरम की तरफ से, राजस्थान फोरम को आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। अपरा जी 2 मिनट आपके बोलने से पहले एक इंसिडेंस है। 2008 में काम करते करते, पता नहीं क्यों मेरा काम नाटकों करते करते पपेट की तरफ चला गया। राजस्थान की पपेट खत्म हो रही थी, और खासकर जो जिसको धागा पुतली बोलते हैं वो खत्म हो रही थी, तो मैं उसमें काम करने लगा। और पहला नाटक मेरा जो था वो शकार, ब्रिज कटिकम बेस्ड एक नाटक है शकार। तो मैंने उसको पपेट के हिसाब से तैयार किया। शकार में राजा का सागर। आप लोग लेट हो रहे हैं शायद, तो मैंने वो किया। तो वो पहली बार इंटरनेशनल फेस्टिवल जश्न बचपन होता है उसमें चला गया, पहली बार वो किया। तो मैं थोड़ा और इंस्पायर हुआ, तो मैंने काबुली वाला किया। काबुली वाला जब किया तो जब विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी, तो रामकृष्ण मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा फंड दिया, और उनका आइडिया ये था कि स्वामी विवेकानंद पे गांधी जैसी फिल्म बनाई जाए, लेकिन इतना बड़ा बजट नहीं था।
पता नहीं कैसे उन तक काबुली वाला की बात पहुंची और काबुली वाला उन्होंने मेरे से वीडियो मंगवाया और वीडियो मंगवा के तुरंत स्वामी जी जो है उदयपुर आए और मेरे से बात की कि आप क्या विवेकानंद पे कुछ कर सकते हैं। कहा कर सकते हैं। उन्होंने करीब 30-35 किताबें दी मुझे, कुछ 5-7 वीडियो दिए, मैं पढ़ता रहा 6 महीने, 1 ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट 3 ड्राफ्ट उसको तैयार किया। उसको तैयार करने के बाद उसके करीब 350 शोज उन्होंने ऑल ओवर इंडिया करवाए और 8 कंट्रीज विजिट करवाया। तो मुझे जो लोग कट्टर मुस्लिम मानते थे, अब वो सोचने लगे कि इसको क्या करें। तो मैं बीच में इसीलिए कह रहा था कि अब मैं, और वो अब एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मुझे ये कहा गया था, एक बहुत बड़ी पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया और जब मैंने उन सज्जन से कहा कि मेरा सिलेक्शन पैनल में नाम है, तो ही सेड आप तो अपने नाम से ही रिजेक्ट हो गए। और उन्हीं सज्जन ने जब मेरे इस काम के बारे में पता लगा तो दूसरी बार उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया और मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। अपरा जी हुए अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी चर्चा रही और बहुत सारी बातें जो हमें नहीं मालूम थी वो आपने हमारे साथ साझा करी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्टेट में ही इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं और हमारी स्टेट में ही इतना आर्ट है कि अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं उसको आगे लाने के लिए, उसको और प्रोग्रेस करने के लिए। आमंत्रित करना चाहूँगी राजस्थान फोरम की 2 वरिष्ठ मेंबर्स जो यहाँ बैठे हैं, मधु भट्ट टेलम जी और गुलाबो जी, वो यहाँ पर आए और हमारी तरफ से मोमेंटो दीजिए। नायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, मधु जी और गुलाबो जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। एक ग्रुप पिक्चर के लिए गली का फिनाले है 5:30 बजे, 5:30 बजे बतियन की गली का कलानेरी आर्ट गैलरी में। तो आप लोग सब आइए, आप सब आमंत्रित हैं। डेजर्ट सोल राजस्थान फोरम का इनिशिएटिव है और इसके प्रस्तुतकर्ता है श्री सीमेंट्स और इसके हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है ITC राजपुताना।